इस्राएली हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री अहमद गलीब अल रहावी और 8 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद इस पूरे क्षेत्र में गुस्सा और बदले की आग भड़क चुकी है। यमन की राजधानी सना से लेकर सादा तक हूती समर्थक जनता सड़कों पर आ चुकी है और यमन की सशस्त्र सेनाओं ने सीधा ऐलान किया, अब जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसराइल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागने के बाद हूती विद्रोहियों का अगला निशाना समुद्र बन गया, जहां रेड सी के व्यावसायिक जहाजों पर हमले की खबरें आने लगी। ब्रिटिश नौसेना के UKMTO और प्राइवेट मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्मों ने इन घटनाओं की पुष्टि कर दी। यमन के हुदैदा तट के पास एक जहाज पर अज्ञात वस्तु गिरने की रिपोर्ट आई। हालांकि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित रहे, लेकिन समंदर की यह हलचल उस बड़े तनाव का संकेत है जो अब सिर्फ ग्राउंड या सीमाई झगड़े तक नहीं सीमित, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्तों तक फैल चुका है। हूती विद्रोही लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं और अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी होने लगा। ये खतरनाक हथियार हवा में फटते हैं, दर्जनों छोटे विस्फोटक फैलाते हैं और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन बमों से इसराइल के डिफेंस सिस्टम को लगातार अलर्ट रहने पर मजबूर किया जा रहा है। हूती लड़ाकों की रणनीति साफ है, हमले जमीन तक नहीं, अब समंदर में भी इसराइल को दबाव में लाया जाएगा। गौरतलब है कि यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब इसराइल पहले से ही गजा में निर्णायक सैन्य कार्रवाई के दौर से गुजर रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और युद्ध को दूसरा साल खत्म होने वाला है। ऐसे में हूती विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियां इसराइल को एक नई चुनौती देने लगी। हूती खुद को फिलिस्तीन समर्थक मानते हैं और उनका कहना है जब तक गाजा पर हमले जारी रहेंगे तब तक उनकी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी तक इसराइल की धरती पर सीधे हूती मिसाइल या बम गिरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बता दें कि इन हमलों ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया गया कि मिसाइल इसराइल की जमीन पर गिरी, लेकिन इसराइल ने इस बात को डिनाई कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि रेड सी में हूती कार्रवाइयों का मकसद वैश्विक व्यापारिक मार्गों को बाधित करना और इसराइल पर रणनीतिक दबाव बनाना है। ऐसे में अगर समुद्र में हमले बढ़े तो इसराइल की चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। हूतियों की कार्रवाई सिर्फ चेतावनी नहीं, ये उस बड़े संघर्ष का संकेत है जिसमें अब सिर्फ गाजा या इसराइल की जमीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्ते भी शामिल हो चुके हैं। हूती नेतृत्व ने फिर साफ कर दिया कि जब तक गाजा में निर्दोषों का खून बहता रहेगा, यमन की धरती से उनकी प्रतिक्रिया जारी रहेगी। इस घटना ने दिखा दिया कि हूती अब क्षेत्रीय राजनीति में सिर्फ बर्बादी का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रतिरोध और साहस का भी चेहरा है। हूती लड़ाकों का यह कदम क्षेत्रीय न्याय, अधिकार और फिलिस्तीन के समर्थन की नई गाथा बन रहा है, जिसमें उनका झुकाव शांति और वास्तविक न्याय की तरफ है। ऐसे में आने वाले दिनों में रेड सी और गाजा दोनों मोर्चों पर संघर्ष की और आंच तेज हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि इसराइल हूतियों के साथ किस तरीके से निपटता है, या फिर हूती इसराइल पर इसी तरीके से भारी पड़ते रहते हैं। यमन के हूतियों से इसराइल ने सीधी टक्कर के बाद मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भले ही यमन सरकार की कैबिनेट को इसराइल ने सफलतापूर्वक निशाना बना लिया हो, लेकिन उसके बाद हूतियों ने जो कसम खाई वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रही है। इसराइल पर यमनी हमले दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ चुके हैं। हूतियों की ओर से अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस टीवी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यमन के हूतियों की ओर से दागी मिसाइल किस तरीके से इसराइल में गिरने के बाद तबाही मचाती है और फिर इसराइली राहत बचाव दल वहां पर अभियान चलाते हैं, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हूतियों के हर हमले के बाद इसराइली सरकार और सेना की तरफ से यह दावा किया जाता है कि उसे सफलतापूर्वक रोक लिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि सफलतापूर्वक रोका जाता है तो आखिर यह हमला सफल कैसे हो गया, और अगर हमला सफल नहीं था तो राहत और बचाव दल आखिर वहां पर क्या कर रहा है, और क्या वे मिसाइल खुद इसराइल ने अपने ही एरिया में मार दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसराइल की ओर से हर बार कही जाने वाली बात, सफलतापूर्वक रोके जाने वाली बात कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रुप ने इसराइली कब्जे वाले अल कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। बृहस्पतिवार को उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में हूती ग्रुप ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हूती ग्रुप ने बताया है कि दोनों हमलों में कामयाबी मिली और हूती ग्रुप ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया।
ग्रुप की ओर से बताया गया कि हमले की वजह से इस्राएली नागरिकों को बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उनकी तरफ से बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिसे लेकर बाद में यह खबर पता चली कि तत्काल इस्राएली सरकार ने हवाई अड्डे को बंद कर दिया था सुरक्षा कारणों से। हूथियों के हमले को देखते हुए इस्राएल के अंदर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आयरन डोम प्रणाली के साथ ही अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी तैनात है। लेकिन यह भी साफ है कि यमन की तरफ से दागी जाने वाली अधिकतर मिसाइलें कहीं न कहीं अमेरिका का थार्ड भी रोकने में नाकामयाब दिख रहा है। इसराइल को रणनीतिक खतरा भी बढ़ रहा है। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, बात है उस राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की जो इस पूरे संघर्ष को एक पवित्र युद्ध के दायरे में ले जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ हूतियों के लिए नहीं बल्कि तेहरान के लिए अप्रत्यक्ष चेतावनी भी है, क्योंकि हूती गुट को ईरान से सैन्य और आर्थिक समर्थन मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर हूती इस पूरे संघर्ष को फिलिस्तीन की नैतिक लड़ाई करार देते हुए इसराइल को निर्दोषों के हत्यारे और मानवता के खिलाफ अपराधी की संज्ञा दे रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में हूतियों की तरफ से जिस हिसाब से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद इसराइल कब गाजा को लेकर आखिरकार अपने रुख को पीछे मोड़ता है या फिर हूती और इसराइल में एक बार फिर से सीधी जंग देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इसराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायुसेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वही रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच ही 1 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने यूएन के 11 स्थानीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करते थे।